बॉर्डर से मैं आपको बताऊंगा कि यूक्रेन का वो सीक्रेट अड्डा कौन सा है रूस के खिलाफ लड़ाई का। कैसे पश्चिमी देश यूक्रेन को सीक्रेट अड्डे के जरिए हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। आज यूक्रेन बॉर्डर से मैं आपको बताऊंगा कि क्या अमेरिका की भड़काऊ नीति का शिकार हुआ यूक्रेन, और रूस यूक्रेन युद्ध में क्या नाटो आग में घी डाल रहा है। आज यूक्रेन बॉर्डर से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 13 दिन तक पुतिन कीव का किला क्यों नहीं ढा पाए हैं। Зараз звикли до того, що кожен такий день і кожен такий день і вечір. Сьогодні 12-й вечір нашої боротьби, нашого захисту. अगर रूस से यूक्रेन हार गया और ज़ेलेंस्की ने सरेंडर कर दिया तो क्या है अमेरिका का प्लान बी, बताऊंगा सीधे पोलैंड बॉर्डर से। युद्ध के 13वें दिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या रूस ने यूक्रेन पर 500 किलो का बम गिरा दिया है, जहां पर 700 भारतीय फंसे हुए हैं, बताऊंगा सीधे यूक्रेन बॉर्डर से। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। रात के 8 भारत में बज चुके हैं और यहां पर इस वक्त 3:30 बज रहे हैं। पारा -5 है, बर्फ गिर रही है, जबरदस्त ठंड है, लेकिन जंग ने यहां माहौल गर्म कर रखा है। सवाल ये उठ रहा है कि जिस रूस की सेना से अमेरिका भी घबराता है, उस रूस की सेना के आगे 13 दिन से यूक्रेन की सेना कैसे डटी हुई है। जिस रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, जिस रूस के पास जिसे सबसे बड़ी सैन्य ताकत माना जाता है, जिस रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु क्षमता है, परमाणु हथियारों की क्षमता है, जिस रूस के पास अत्याधुनिक टैंक, हथियार, गोला बारूद, रसद है, उस रूस के आगे आखिर यूक्रेन 13 दिनों तक कैसे टिका हुआ है। रूस और यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं है। इस सवाल का जवाब एक सीक्रेट अड्डे पर छिपा है जो यूक्रेन बॉर्डर के पास ही है। वो सीक्रेट अड्डा क्या है, किस तरह से यूक्रेन 13 दिन से रूस के सामने टिका हुआ है, इसे समझना जरूरी। आज देश नहीं झुकने देंगे में। Что, Вася, здорово. Говоря, давай туда слышишь, обойдем через лес, глянем. ये रूस के खिलाफ यूक्रेन का सनसनीखेज दावा है कि 13 दिनों की जंग में पुतिन की सेना की कमर टूट चुकी है। 13 दिनों में रूस की सेना के 12,000 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। से ज्यादा रूसी टैंक यूक्रेन में तबाह हो चुके हैं और रूस के 48 से ज्यादा लड़ाकू विमान यूक्रेन की धरती पर ध्वस्त हो चुके हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन का साहस रूस की सैन्य ताकत पर भारी पड़ रहा है, लेकिन सवाल फिर से वही है। 13 दिन तक रूस की सेना को रोक पाना ये कैसे संभव हो पा रहा है। जिस सीक्रेट अड्डे की बात की जा रही है, सवाल ये भी है कि जिस रूस से दुनिया के आधे से ज्यादा देश हथियार खरीदते हैं, जिस रूस से, उस रूस को कौन से सीक्रेट अड्डे के दम पर यूक्रेन ने रूस की नाक में दम कर रखा है। यूक्रेन भले ही रूस के मुकाबले 10 गुना कमजोर है, लेकिन दुनिया से मिल रही हथियारों की लगातार सप्लाई ने उसकी ताकत 10 गुना बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को लगातार अमेरिका और पश्चिमी देशों से घातक हथियारों की सप्लाई मिल रही है और यूक्रेन को हथियारों की ये सप्लाई एक सीक्रेट एयरफील्ड के जरिए पहुंच रही है। रूस इस सीक्रेट एयरफील्ड को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। इस सीक्रेट एयरफील्ड से रोजाना 10 से 15 कार्गो विमान पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीक्रेट एयरफील्ड से यूक्रेन को अब तक 15,000 एंटी टैंक मिसाइल्स,
3000 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, गोला बारूद और अत्याधुनिक हथियार मिल चुके हैं। माना बार बार ये जा रहा है कि यूक्रेन का ये सीक्रेट एयरफील्ड, ध्यान से सुनिएगा, यूक्रेन का ये सीक्रेट एयरफील्ड यहीं पर है, पोलैंड बॉर्डर के पास है। लगातार पोलैंड बॉर्डर से मदद पहुंचाई जा रही है, सीक्रेट एयरफील्ड। और इस सीक्रेट एयरफील्ड की सुरक्षा को लेकर यूक्रेन, अमेरिका, नाटो देश ये तमाम बहुत सतर्क हैं और मदद ली जा रही है अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से उस सीक्रेट एयरफील्ड को बचाने के लिए। पोलैंड से मदद मिल रही है, पश्चिमी बॉर्डर से मदद मिल रही है। हालांकि रूस की धमकी जब दी गई थी रूस की तरफ से कि जो भी देश यूक्रेन के साथ हैं वो उनसे हमारी दुश्मनी है, उसके बाद पोलैंड ने इस सीक्रेट एयरफील्ड को लेकर इनकार कर दिया था। दावा यह भी है कि रूस की खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी है कि युद्ध शुरू होते ही यानी 24 फरवरी से यूक्रेन को सीक्रेट तौर पर सैन्य साजो सामान की सप्लाई शुरू हो गई थी। अमेरिकी रिपोर्ट्स की माने तो दिसंबर में ही इस प्लान पर काम शुरू कर दिया गया था। यही रूस के खिलाफ अमेरिका, पश्चिमी देशों और नेटो की रणनीति है कि सीधे जंग में उतरने की बजाय यूक्रेन को सैन्य तौर पर और आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाए। माना जा रहा है कि यूक्रेन को सीक्रेट तौर पर हथियारों की सप्लाई के पीछे अमेरिका और यूरोपीय सीक्रेट कमांड का हाथ है। उसी की प्लानिंग के मुताबिक सीक्रेट एयरफील्ड पर पहुंचने वाले विमान रात के अंधेरे में लैंड कराए जाते हैं। विमानों में सादी वर्दी में सैनिक तैनात होते हैं और सीक्रेट अड्डे पर उतरते ही हथियार हटा दिए जाते हैं। रूस यूक्रेन के सीक्रेट अड्डे को लगातार ढूंढने और नष्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि यूक्रेन की सेना को मिल रहे हथियारों की सप्लाई चेन काटी जा सके। रूस मानता है कि जैसे ही यूक्रेन को मिल रही हथियारों की सप्लाई चेन कटेगी, यूक्रेन अपने आप घुटनों के बल आ गिरेगा। तेरह दिनों में रूस ने यूक्रेन के शहर, एक एक शहर को, लगभग तमाम शहरों को खंडर में तब्दील कर दिया, तबाह कर दिया, राख कर दिया, कई बड़े शहरों को तबाह कर दिया। अब तक बताया जा रहा है एक बहुत बड़ा आंकड़ा 2 मिलियन 20 लाख लोग पलायन कर चुके हैं यूक्रेन से तमाम दूसरे देशों में। 20 लाख, ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये सबसे बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस है। यही नहीं, रूसी सेना ने कीव, खार्किव, लुहांस्क, ओडेसा में जबरदस्त बमबारी की है। आप जानते हैं खेरसौन इलाके पर कब्जा, चर्नोबिल इलाके पर कब्जा, कीव की तरफ सेना बढ़ रही है। मतलब शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा है यूक्रेन का जहां पर रूसी सेना का फुटप्रिंट या रूसी सेना ने कब्जा ना किया हो। ये चीज साफ कही जा रही है, एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध जितना लंबा चलेगा यूक्रेन का उतना ही नुकसान होगा। 13 दिन ने रोक कर रखा हुआ है रूस को यूक्रेन ने, लेकिन कब तक, सवाल ये है। और अगर युद्ध और लंबा चला तो यूक्रेन सिर्फ नक्शे में मिलेगा, ना इंसान ना कुछ और, जिस तरह के हालात रूस बनाता हुआ नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन में बारूदी खेल, बातचीत फेल। 13 दिन की लड़ाई, किसके दावे में सच्चाई? यूक्रेन में शहर शहर भय है, पूरे यूक्रेन में प्रलय जैसी तस्वीर है। लेकिन ना रूस रुकने के लिए तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने के लिए राजी है। ऐसे में हर बीतते दिन के साथ इंसानियत जार-जार हो रही है। 6 माह के इस खेल में दावों का हवाला दिया जा रहा है, आंकड़ों की गवाही दी जा रही है। रूसी मेजर जनरल को मारा। युद्ध के 13वें दिन यूक्रेन ने बड़ा दावा किया। उसने रूस के एक और मेजर जनरल को मारने का दावा किया। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव में चल रहे युद्ध में मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव मारा गया। गेरासिमोव को राष्ट्रपति पुतिन का बेहद करीबी माना जाता था। युद्ध भूमि में रूस का ये सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी था। विटाली गेरासिमोव ने चेचन युद्ध में हिस्सा लिया था। क्राइमिया युद्ध में गेरासिमोव की अहम भूमिका थी। क्राइमिया पर कब्जे के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। गेरासिमोव इकलौते मेजर जनरल नहीं है जिन्हें यूक्रेन ने मारने का दावा किया है। इससे पहले यूक्रेन ने रूसी सेना के टॉप कमांडर एंड्री सुखोवेत्स्की को भी मारने का दावा किया था। मेजर जनरल एंड्री सुखोवेत्स्की रूस की 7वीं एयरबोर्न डिवीजन के कमांडिंग जनरल होने के साथ साथ 41वीं कंबाइंड आर्म्स आर्मी के डिप्टी कमांडर भी थे। एंड्री सुखोवेत्स्की चेचनिया के साथ रूस ने 1999 में दूसरी बार युद्ध किया। वो जॉर्जिया युद्ध का भी हिस्सा थे। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान भी सुखोवेत्स्की ने रूस की कमान संभाली। यूक्रेन पर भले ही रूस बम बरसा रहा हो, शहर के शहर खंडहर में तब्दील कर दिए गए हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना गुरिल्ला युद्ध की तरह रूस सेना पर हमले कर रही है। ड्रोन से हमले का दावा।
ड्रोन से यूक्रेन का ये हमला देखिए। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस की पूरी टैंक रेजिमेंट को तबाह कर दिया गया। रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। ऐसा ही एक और वीडियो यूक्रेन ने जारी किया। वीडियो में साफ है कि यूक्रेन की सेना ने रूस का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया है। वीडियो में रूसी हेलीकॉप्टर के कई हिस्से पूरी तरह टूटे हुए दिखाई दिए। जहां ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर गिरा, वहां पहुंचे यूक्रेन के सैनिकों ने खुशी जताई। युद्ध के 13वें दिन यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 12,000 सैनिक मार गिराए हैं और कई सैनिकों को बंधक बना लिया है। इसके अलावा यूक्रेन ने 1036 यूनिट्स बख्तरबंद लड़ाकू वाहन को तबाह करने का दावा किया। 23 यूनिट्स एयर डिफेंस सिस्टम, 48 एयरक्राफ्ट, 80 यूनिट्स हेलीकॉप्टर और 7 यूएवी को गिराने का दावा किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी भी मान रहे हैं कि रूस की सेना को यूक्रेन की सेना से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसकी वजह से रूस को यूक्रेन में सफलता नहीं मिल रही। What we assess is as they continue to get frustrated, they continue to rely now more on what we would call long-range fires. But when you're relying more on long-range fires, you're gonna cause more damage, and you're gonna kill more people and injure more people. And so that's what we think is happening. That's what we're seeing. रूस ने अपनी मिलिट्री पावर से यूक्रेन को तबाह और बर्बाद कर दिया है। शहर के शहर रूसी हमले से खाली हो चुके हैं। लोग सड़क, ट्रेन के रास्ते सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए बेचैन दिख रहे हैं। लेकिन इस युद्ध में रूस को भी कम नुकसान नहीं हुआ। रूस के बड़े अधिकारियों का मारा जाना इस बात का साफ सबूत है। रूस और यूक्रेन की जंग अब बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। 13 दिन हो चुके हैं और अब यह खबर आई है, यूक्रेन ने आरोप लगाया कि 500 किलो का बम गिराया है रूस ने। ये यूक्रेन ने आरोप लगाया 500 किलो का बम रूस ने यूक्रेन पर गिराया है। सवाल यह कि कौन कौन से वो घातक हथियार हैं जिससे रूस यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाने जा रहा है। यूक्रेन के सूमे में रूसी सेना ने 500 किलो का बम गिराया तो चारों तरफ आग की लपटें कहर बरपाने लगी। रूस की सीमा से करीब 70 किलोमीटर दूर सूमे में इमारतें मलबे का ढेर बन गई। रूसी सेना के हमले में स्कूल तबाह और बर्बाद हो गए। राहत और बचाव कर्मियों की इतनी लाशें मिली कि उनकी गिनती करना मुश्किल हो गया। इस हमले में 18 आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। रूसी सेना ने सूमे में इसलिए 500 किलो के बम बरसाए क्योंकि वहां उन्हें यूक्रेन की सेना से जबरदस्त टक्कर मिल रही है। यूक्रेन के जवानों के हौसलों के सामने रूसी सेना हताश हो चुकी है। ज़ेलेंस्की के जज्बे के सामने रूस की ताकत का गुरूर धीरे धीरे चकनाचूर हो रहा है। पुतिन के सामने अब यूक्रेन में पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए वो यूक्रेन से सीधी टक्कर में अपना हर हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि कीव पर जल्द से जल्द कब्जा किया जा सके। ये पहली बार नहीं है जब रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर 500 किलो के बम से हमला किया है। इससे पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एक तस्वीर भी ट्वीट की थी जिसमें एक 500 किलो का बम दिखाई दे रहा है। उनका दावा था कि रूस ने बम चेर्निव में गिराया था, हालांकि उस वक्त ये फटा नहीं था। रूसी सेना के इरादे साफ, यूक्रेन से जंग में वो खून खराबे पर उतर आया है और कीव पर कब्जे के लिए हर एक्शन के लिए तैयार है। इसलिए वो यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर अपने सबसे खतरनाक हथियारों से अटैक कर रहा है।
परमाणु शक्ति से लैस रूस 500 किलो के बम के अलावा यूक्रेन पर अब तक कई खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर चुका है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का दावा है कि युद्ध के 5वें दिन रूस ने वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया। ये बम थर्मोबैरिक हथियार है जो जेनेवा कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित है। यूक्रेन में वैक्यूम बम ने बेहद तबाही मचाई। रूस ने 2016 में सीरिया में भी वैक्यूम बम से हमले किए थे। यूक्रेन ने रूस पर क्लस्टर बम के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। रूस ने क्लस्टर बमों को फाइटर प्लेन और रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन के कई शहरों पर लॉन्च किया है। क्लस्टर बम से एक बड़े दायरे में तबाही होती है क्योंकि इसमें से 5 से 10 सेंटीमीटर के छोटे छोटे विस्फोटक गिरते हैं जो टारगेट के आसपास के इलाकों में तबाही मचाते हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी कर रहा है। रूस के पास 3M54 कैलिबर मिसाइल है। इस मिसाइल की लंबाई 6 से 9 मीटर तक और वजन 1300 से 2300 किलोग्राम तक होता है। इस मिसाइल में 400 से 500 किलो विस्फोटकों का इस्तेमाल हो सकता है। मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक होती है। रूस इस युद्ध में TOS-1 का इस्तेमाल भी कर रहा है जो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे T-72 टैंक पर लगाया जाता है। इसमें 15 सेकेंड में 30 राउंड फायर होते हैं। इसकी रेंज 300 मीटर से लेकर 3.5 किलोमीटर तक है। इसके साथ ही रूस BM-21 का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे ट्रक पर माउंट किया जाता है। इससे 20 सेकेंड में 40 राउंड फायर होते हैं जिसमें 500 मीटर से 45 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को हिट किया जा सकता है। रूस पर कीव में अटैक और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर मी-8 का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। रूस की सेना इस हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और इमारतों पर बमबारी कर रही है। यूक्रेन के शहरों में दिख रही तबाही के लिए रूस की सेना 27 माल का 230 mm हॉवित्जर का इस्तेमाल कर रहा है। इसके इस्तेमाल से यूक्रेन के सैन्य वाहनों को तबाह किया जा रहा है। इसके साथ ही 240 mm हेवी सेल्फ प्रोपेल्ड मोटार का इस्तेमाल बड़ी बिल्डिंग्स को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन से जंग अब पुतिन के लिए आन और बान का मसला बन गया है। वो पीछे नहीं हटेंगे, जिससे यूक्रेन पर परमाणु हमलों का खतरा मंडरा रहा है। रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा 6255 परमाणु हथियार है। यही वजह है कि यूक्रेन का समर्थन कर रहे अमेरिका समेत नेटो देश सीधे तौर पर रूस के साथ जंग में शामिल नहीं है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है जिसे जार बम भी कहा जाता है। इसके फटते ही 60 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इसके अलावा लोग स्किन और सांस से संबंधित बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। साल 1961 में सोवियत संघ ने महाविनाशक हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था उससे यह हाइड्रोजन बम 3333 गुना अधिक शक्तिशाली है। यूक्रेन को एयर स्ट्राइक से दहलाने वाले रूस की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है तो मॉस्को से वॉशिंगटन को महज कुछ ही मिनटों में निशाना बना सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग चल रही है, जिसे वर्ल्ड वॉर का नाम भी दिया जा रहा है कि क्या वर्ल्ड वॉर शुरू होगी, जहां पर परमाणु अध्याय की भी बात की जा रही थी, जहां पर 500 किलो का बम भी गिर चुका है। बहुत ही खतरनाक दौर है, पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक दौर है। लाखों लोगों का पलायन हो चुका है। आंकड़ा यूएन की तरफ से दिया गया है कि 2 मिलियन 20 लाख लोग, ये सबसे बड़ा पलायन किसी देश में विश्व युद्ध द्वितीय के बाद देखने को मिला है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भारत में जो ऑपरेशन गंगा चलाया गया, भारत में ऑपरेशन गंगा की वजह से यूक्रेन में फंसे हजारों की संख्या में भारतीयों की स्वदेश वतन वापसी सुनिश्चित हो पाई। आंकड़ा 20,000 के करीब है।
बचाने की सबसे बड़ी जंग। युद्ध के मैदान में देवदूत। ऑपरेशन गंगा का रक्षा कवच। यूक्रेन के शहरों में तबाही और बर्बादी के इस भयावह मंजर के बीच लगातार शोले धधक रहे हैं। युद्ध के इस डरावने उन्माद के बीच उम्मीद की किरण ये तस्वीरें बनकर सामने आ रही हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें जंग के इतिहास में एक ऐसा रक्षा कवच माना जा रहा है जिसकी बदौलत अब तक हजारों भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो चुकी है। सच तो यह है कि रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई में एक एक घंटा, एक एक पल, एक एक मिनट उन परिवारों के लिए बहुत मुश्किल भरा है, बहुत संकट भरा है, जिनके अपने अभी उस वॉर जोन में फंसे हुए हैं, जहां पर जंग चल रही है, जहां पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, बम मारे जा रहे हैं, 500 किलो के बम मारे जा रहे हैं, शहर के शहर तबाह कर दिए गए हैं। उन परिवारों के लिए बहुत संकट वाला समय। ऐसे ही कई भारतीय परिवार भी है जिनके अपने इससे पहले वहां पर कुछ फंसे हैं, इससे पहले कुछ फंसे भी हुए थे। लेकिन यह भी सच है कि भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के जरिए बहुत जल्दी हजारों की संख्या में ऑपरेशन गंगा के जरिए वतन वापसी कराई कई भारतीयों की। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जा चुका है। 7 मार्च तक आए आंकड़ों के मुताबिक अब तक 83 फ्लाइट के जरिए 17,100 भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। अकेले 7 मार्च को ही 7 फ्लाइट के जरिए 1250 से ज्यादा लोगों की वापसी हुई। हमारी कोशिश है कि बच्चों को निकाला भी जाए, बातचीत भी की जाए कि कैसे उनकी चीजें आगे चलेंगी और सुरक्षित उनको उनके घर तक पहुंचाया। ऑपरेशन गंगा की तेजी का अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि फंसे हुए 20,000 भारतीयों में 80% से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया है। इतना ही नहीं, हंगरी और पोलैंड से एयरलिफ्ट का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। खास बात यह कि इस पूरे अभियान में इंडियन एयरफोर्स ने भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई। एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर की 10 उड़ानों से 2056 यात्रियों को वापस लाया जा चुका है। उधर यूक्रेन के वॉर जोन कहे जाने वाले सुमय से भी 694 भारतीय छात्रों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, मोल्दोवा, ये वो देश है जिनके जरिए भारतीयों की ऑपरेशन गंगा के तहत पश्चिमी बॉर्डर से वतन वापसी कराने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। इसके लिए हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनरल वीके सिंह, तमाम मंत्रियों को पोलैंड से सटे, यूक्रेन से सटे बॉर्डर्स पर भेजा गया, यूक्रेन से सटे देशों में भेजा गया। जनरल वीके सिंह यहाँ पर थे जहाँ पर इस वक्त मैं हूँ। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप पुरी और ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों की संख्या में, बल्कि 20,000 से ज्यादा भारतीयों की स्वदेश वापसी, वतन वापसी कराई गई। खार्किव में भारतीय छात्र नवीन की मौत के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। हर किसी को यूक्रेन में फंसे अपने लोगों की चिंता सता रही थी। लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई में ऑपरेशन गंगा जैसे अभियान को न सिर्फ धार दी गई, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी रूस और यूक्रेन की सरकार से लगातार बातचीत होती रही। इस अभियान को लेकर सरकार की गंभीरता को भी ऐसे ही समझा जा सकता है कि इस मामले में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA दिन रात अपनी ड्यूटी में जुटी है। MEA की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक जब से ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ है तब से लेकर 7 मार्च की दोपहर तक कंट्रोल रूम 12,582 कॉल अटेंड कर चुका है, जबकि 9,131 ईमेल भी कंट्रोल रूम को मिल चुके हैं। खार्किव से पूरा इवैक्यूएशन हो गया है, पेसोचिन से हो गया है। सिर्फ एक स्थान है, उसका नाम है सुमी। सुमी में इस समय हमारे कोई कल रात को 700 बच्चे थे, पर 694 एग्जैक्ट। और मैंने आज सुबह जब कंट्रोल रूम में बात की, वो इस समय अभी आपके इस इंटरैक्शन से पहले मैंने they were already in buses and moving out of Sumy to a place called Poltova। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की तारीख जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हालात नाजुक मोड़ पर पहुंचते जा रहे हैं। गोले और बारूद से सुर्ख हो चुके आसमान को देखकर हर कोई डरा और सहमा है। ऐसे में ऑपरेशन गंगा को लेकर जिस तरह की सतर्कता और तेजी दिखाई गई है, वो न सिर्फ भारतीय छात्रों के लिए रक्षा कवच साबित हुई, बल्कि इस अभियान ने एक बार फिर वैश्विक मोर्चे पर भारत का मान बढ़ाया है। इन 13 दिनों के युद्ध के बाद यूक्रेन को एक बात तो समझ में आ चुकी है कि वो
रूस को हरा तो नहीं सकता। हाँ, रूस की जीत को लंबे समय तक टाला जरूर जा सकता है। उसके पीछे की रणनीति है गुरिल्ला वॉर। कहा यह जा रहा है ज़ेलेंस्की के आदेश पर आम लोगों को गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग दी जा रही है। न सिर्फ आम लोगों को, बल्कि ये बार-बार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जगह जगह रूस के सैनिकों पर गुरिल्ला अटैक्स हो रहे हैं। रूस के सैनिक गुरिल्ला अटैक्स कर रहे हैं और वो रूसी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। बार-बार इस तरह की रिपोर्ट कई जगह से आ रही है। लेकिन सवाल यह कि गुरिल्ला वॉर के दम पर जो ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है कि ये गुरिल्ला नीति जो है वो क्या रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत पर भारी पड़ेगी? युद्ध के नतीजे को टाला तो जा सकता है, लेकिन रूस को जीतने से क्या गुरिल्ला नीति या गुरिल्ला वॉर के दम पर जीत पाएंगे ज़ेलेंस्की यूक्रेन? Зараз звикли до того, що кожен такий день і кожен такий день і вечір. पुतिन की सेना के विरुद्ध ज़ेलेंस्की का गुरिल्ला युद्ध। Сьогодні 12-й вечір нашої боротьби, нашого захисту. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक योद्धा की तरह जंग के मैदान में डटे हैं। वो अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर रूस को जमीन से लेकर आसमान तक हर मोर्चे पर पटखनी दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ गुरिल्ला वार लड़ रहे हैं। यूक्रेन की सेना और वहां की जनता चुन चुन कर रूसी टैंकों को निशाना बना रही है। ज़ेलेंस्की की अपील पर रूस के खिलाफ इस गुरिल्ला युद्ध में अब तक 1 लाख से ज्यादा यूक्रेन के नागरिक शामिल हो चुके हैं, जबकि यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ने के लिए हजारों विदेशी लोगों ने भी आवेदन किया है। यूक्रेन के लवीव शहर में लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन की आर्मी के जवान आम लोगों को हथियारों के इस्तेमाल की जानकारी के साथ ही गुरिल्ला युद्ध के दौरान रूस के सैनिकों पर कैसे छिपकर अटैक किया जाए उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हेर्सोन से आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे यूक्रेन की वर्दी पहने लोग रूस के सैनिकों के हमले का जवाब लेटकर अपनी गोलियों से दे रहे हैं। हेर्सोन से रूसी सेना के मुकाबले की ये तस्वीरें नेशनल पुलिस ऑफ यूक्रेन ने जारी की। ज़ेलेंस्की ने रूस को इस युद्ध में मात देने के लिए फिनलैंड मॉडल को अपनाया है, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। साल 1939 में फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच विंटर युद्ध हुआ। इस युद्ध में फिनलैंड के आम लोगों की गुरिल्ला आर्मी ने रूस को पीछे हटने पर मजबूर किया था। बाद में फिनलैंड की इस रणनीति को पोलैंड और बाल्टिक देशों ने भी अपनाया था। रूस के खिलाफ यूक्रेन को गुरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए नेटो देशों से सैन्य सहायता मिल रही और कीव पर कब्जे के प्लान के साथ आई रूसी सेना को यूक्रेन की सेना के जवाबी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की तैयारी पहले से ही कर ली थी। यूक्रेन ने रूस की सेना को अपने देश की सीमाओं में आने से नहीं रोका, बल्कि उनके अंदर तक घुसने का इंतजार किया। जैसे ही रूस के टैंक यूक्रेन के शहरी इलाकों तक पहुंचे और रूसी सेना के जवान खाना बनाने या आराम करने के लिए टैंकों से बाहर आए, यूक्रेन की सेना और सेना में शामिल हथियारबंद आम नागरिक उन पर टूट पड़े। गुरिल्ला युद्ध में यूक्रेन की सेना आम लोगों के बीच हथियारों के साथ घुस जाती है, खाना बनाती है, सड़कों पर टहलते हैं और जैसे ही रूस की सेना या उसके टैंक दिखाई देते हैं, पलक झपकते ही वो हमला कर देते हैं और वहां से फौरन निकल जाते हैं। ज़ेलेंस्की के गुरिल्ला प्लान से रूसी सेना हताश हो चुकी है, इसलिए अब वो यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही है। देखिए कैसे रूसी सेना ने ज़ोतोमार में ऑयल डिपो पर मिसाइल अटैक किया तो वो धू धू करके जलने लगा। यूक्रेन के सुमे में रूसी सेना ने घरों पर एयर स्ट्राइक कर दी, उसके बाद कई घर जलकर राख हो गए। सुमे में रूस के हमले में ये स्कूल भी तबाह और बर्बाद हो गया। रूस की सेना ने कीव के ज़ापोरिज़ी गांव में इस चर्च को भी नहीं बख्शा। देखिए कैसे इस पुराने चर्च में भीषण आग लगी है। लेकिन पुतिन की सेना के हमलों का यूक्रेन की सेना भरपूर जवाब दे रही है और उनकी इस रणनीति के पीछे हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जिन्होंने रूस को कड़े शब्दों में जवाब दिया है। वो रूस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और इस जंग में यूक्रेन की जीत होगी।
इस पूरे युद्ध के दौरान एक चीज समझने वाली है, रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो अभी तक दूर है, समर्थन है लेकिन नाटो ने दूरी बनाई हुई है। उसके बावजूद हर दूसरे दिन विश्व युद्ध के संकेत देखने को मिलते हैं, बार बार विश्व युद्ध की धमकी होती है, बार बार ये लगता है कि शायद अब विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। शायद इसी वजह से पुतिन ने जेलेंस्की को सीधे सीधे कह दिया है और दुनिया को भी बता दिया कि अगर जेलेंस्की झुकेंगे नहीं तो पुतिन रुकेंगे नहीं। रूस रुकने वाला नहीं है। यही नहीं, पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से यूक्रेन के तमाम मददगार देश जैसे कि अमेरिका और तमाम दूसरे नाटो कंट्रीज को चेतावनी, धमकी दे दी गई है कि यूक्रेन की मदद हथियारों के रूप में, गोला बारूद के रूप में रूस के खिलाफ, वो रूस के खिलाफ जंग के तौर पर देखी जाएगी। मतलब बार बार रूस और पुतिन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये यूक्रेन से बदला है, लेकिन नाटो, अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों का नंबर अगला है। बार बार ये धमकी दी जा रही है। लेकिन सवाल इसी चीज को लेकर है कि अगर ये चीज यहां खत्म नहीं होती है तो क्या सवाल उठ रहे हैं कि पुतिन एक बार फिर से परमाणु अध्याय तो नहीं शुरू करेंगे। 500 किलो का बम गिराया, इससे पहले न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्सेस को अलर्ट किया और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं पुतिन। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अहम शहरों को निशाना बनाकर उन पर हमले कर रही है। मशीन गनों की तड़तड़ाहट, बमों के धमाके, टैंक की ताकत और रूस यूक्रेन महायुद्ध में मिसाइलों के जोर दिखाने के बाद क्या अब कीव के किले पर एटम बम का हमला होने वाला है? इसके पहले कि ये बताएं कि कीव पर परमाणु कहर क्यों टूटने वाला है, उससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान सुनिए। Если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, я уже тоже об этом говорил, они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести. व्लादिमीर पुतिन का यह बयान सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ ही नहीं है, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को सीधी धमकी है। अगर इस धमकी के इशारे और रूस की तरफ से आ रहे खतरे पर गौर किया जाए तो राष्ट्रपति पुतिन के बयान का सीधा सा मतलब निकलता है कि रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है। पुतिन की धमकी का सीधा मतलब है रूस ने अपने परमाणु हथियारों को एक्टिव कर दिया है। इंतजार है सिर्फ एक आदेश का, जिसके बाद न्यूक्लियर अटैक का ट्रिगर दबेगा और दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाकर उन पर कयामत बरपा रखी है। आलम यह है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद जिधर भी नजर दौड़ाइए उधर सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी ही नजर आती है। पूरी दुनिया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमले बंद करने की अपील कर रही है, लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति पुतिन किसी की भी नहीं सुन रहे हैं और यूक्रेन के मैदान जंग में तबाही का बारूद बदस्तूर बरस रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक
रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। FAS के एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, जिसमें से 1,458 परमाणु हथियारों की सैन्य तैनाती कर रखी है। इनमें से 527 परमाणु हथियारों को रूस ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में लगाया हुआ है, जिसकी तैनाती अलग अलग परमाणु पनडुब्बी, युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की गई है, जबकि 2,745 हथियारों को रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा रूस के पास टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन या नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का जखीरा भी मौजूद है। दरअसल TNW यानी टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन को नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है। TNW वो हथियार है जिन्हें खास तौर पर जंग में इस्तेमाल करने के मकसद से विकसित किया गया है। आमतौर पर इनकी विस्फोटक क्षमता पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में काफी कम होती है। जंग के दौरान TNW का इस्तेमाल किसी सैन्य ठिकाने को उड़ाने, एक शहर या फिर किसी टारगेट को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। TNW को ग्रेविटी बम, शॉर्ट रेंज मिसाइलों, तोप के गोलों, लैंड माइंस और टॉर्पीडो की शक्ल में विकसित किया जा चुका है। इसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइलों और एयर टू एयर मिसाइलों में भी इस तकनीक का इस्तेमाल होता है। टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन को सूटकेस न्यूक की भी शक्ल दी जा चुकी है। यही नहीं, टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन को डेवी क्रॉकेट रिकाइललेस राइफल से भी लॉन्च किया जा सकता है। पारंपरिक परमाणु की तुलना में एक टेक्निकल न्यूक्लियर बम से 10 किलो टन तक की क्षमता का धमाका किया जा सकता है। यानी रूस के परमाणु जखीरे में हर वो विनाशकारी हथियार है जिनका इस्तेमाल कर रूस दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का नामो निशान तक मिटा सकता है, या फिर यूक्रेन के अहम शहरों पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बल का इस्तेमाल कर सकता है। और अगर ऐसा होता है, रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर रूस 30 किलो टन के परमाणु बम से हमला करता है तो 4 किलोमीटर तक पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा, और अगर वो 1000 किलो टन तक परमाणु बम गिराता है तो उससे 100 किलोमीटर तक का इलाका नष्ट हो जाएगा। ये तबाही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी से भी बड़ी होगी, क्योंकि हिरोशिमा पर 15 किलो टन और नागासाकी पर 20 किलो टन के परमाणु बम से हमला किया गया था, जिससे पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका और नाटो देश इस बात को नहीं जानते। लिहाजा रूस पर अंकुश लगाने के इरादे से अमेरिका ने भी यूरोप के 5 देशों में परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। दरअसल अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली और तुर्की में भी 150 परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। इटली के एवियानो और घेड़ी हवाई अड्डों पर सबसे ज्यादा 70 परमाणु बम हैं। बेल्जियम में क्लेन ब्रोगेल एयरबेस पर 20 परमाणु बम तैनात हैं। जर्मनी में बुचेल एयरबेस पर भी अमेरिका ने अपने 20 परमाणु बम रखे हुए हैं, और तुर्की के इंसलिर्क हवाई अड्डे पर 50 बम रखे हुए हैं। रूस चाहता है कि यूरोप में नाटो या अमेरिका की फौज ना पहुंचे, और यूरोप के ये देश चाहते हैं कि उनके देश में रूस की कोई दखलंदाजी ना हो। इसी खींचतान ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि यूक्रेन में लड़ी जा रही जंग में जमीन तो यूक्रेन की है, लेकिन हथियार दुनिया के कई मुल्कों के हैं। पोलैंड इस लड़ाई में यूक्रेन को हथियार दे रहा है। हॉलैंड 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेज चुका है। स्वीडन सैनिक के अलावा तकनीकी मदद भी कर रहा है। फ्रांस ने 300 मिलियन यूरो मतलब करीब 2,500 करोड़ रुपए भेजने का दावा किया है। अमेरिका ने $600 मिलियन मतलब करीब 4,500 करोड़ रुपए भेजने का ऐलान किया। यानी लड़ाई में रूस के सामने भले ही अमेरिका या नाटो की फौज न हो, लेकिन जंग लड़ने में यूक्रेन अकेला बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि रूस की तरफ से न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट किए जाने की खबरें भी आती रही हैं, और दुनिया इस बात को लेकर खौफ ज़दा है कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दें।
यूक्रेन पर हमला करने के कुछ ही दिन के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह दावा किया था कि यूक्रेन के पास अभी भी सोवियत संघ वाली परमाणु तकनीक मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके यूक्रेन परमाणु हथियार बनाना चाहता है। यही नहीं, 27 फरवरी को राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रहने का फरमान सुना चुके हैं। न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स वो होती है जो परमाणु हमले के दौरान सक्रिय रहती है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश का सीधा सा मतलब निकलता है कि रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध और बातचीत के जरिए रूस पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ फौरन अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दे। लेकिन अभी तक रूस के हमले बंद नहीं हुए हैं। फिलहाल इस जंग का खामियाजा यूक्रेन के बेगुनाह नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दिलाने पर छिड़ा विवाद इतना बड़ा हो चुका है कि तीसरा विश्व युद्ध अब बहुत करीब दिखने लगा है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में क्या होगा, ये तो फिलहाल किसी को नहीं पता। लेकिन इतना है कि पुतिन पूरे प्लान के साथ यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, पूरे प्लान के साथ। यूक्रेन, अब खबर जो है, ये आरोप है बहुत बड़ा, यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस सीरिया के सैनिकों की भी मदद ले रहा है। खबर है, यूक्रेन का ऐसा दावा है, ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ने, पुतिन ने सीरिया के सैनिकों की भर्ती भी शुरू कर दी है। खबर यहां तक आ रही है कि यूक्रेन के अंदर सीरिया के सैनिकों को जाने के लिए भी कह दिया गया, और अगर यूक्रेन की सड़कों पर सीरिया के सैनिक नजर आते हैं तो युद्ध खत्म होना तो छोड़िए, बात और बिगड़ सकती है। यूक्रेन से जंग में रूस का नया गेम प्लान। पुतिन ने सीरिया के लड़ाकों को भर्ती किया। लीबिया में लड़ने वाले सैनिक अब यूक्रेन में लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि रूस ने किराए पर लड़ने वाले ट्रेन्ड सीरियाई लड़कों को भर्ती किया है। इस वक्त सीरिया के लड़ाके रूस में मौजूद हैं और जल्द ही उन्हें यूक्रेन के शहरी इलाकों पर कब्जे के लिए उतारा जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने सीरियाई सैनिक यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ने के लिए राजी हुए हैं। खबर यह भी है कि रूस ने यूक्रेन में लड़ने वाले सीरियाई लड़ाकों को करीब 23,000 रुपए सैलरी देने की पेशकश की है। सीरियाई लड़ाकों को 6 महीने के लिए लड़ने को कहा गया है। यूक्रेन के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूसी सेना ने चारों तरफ से यूक्रेन के बड़े शहरों की घेराबंदी कर ली है। रिहायशी इलाकों पर रूसी सेना जबरदस्त गोलाबारी और एयर स्ट्राइक कर रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना और स्थानीय लोगों के प्रतिशोध के चलते वो अभी तक यूक्रेन के शहरों के अंदर नहीं घुस पाई है। रूस के रिहायशी इलाकों पर कार्रवाई यूक्रेन के मनोबल को तोड़ने का प्रयास है। रूस ने साल 1999 में चेचन्या और 2016 में सीरिया में भी ऐसी ही रणनीति अपनाई थी। सीरियाई लड़ाकों को 1 दशक तक गृहयुद्ध में लड़ने का अनुभव है, तो रूस इस अनुभव का फायदा यूक्रेन के शहरों पर कब्जे के तौर पर उठाना चाहता है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूस के राष्ट्रपति पुतिन के समर्थक हैं। रूस साल 2015 में सीरिया में असद विरोधी गुट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। साल 2020 में लीबिया के खिलाफ जंग में भी रूस ने सीरियाई सैनिकों को भर्ती किया था।
अमेरिकी अधिकारियों का तो ये भी दावा है कि रूस ने सीरियाई लड़ाकों के साथ साथ चेचन सेना को भी यूक्रेन पर कब्जे के प्लान में शामिल किया है। चेचन स्पेशल फोर्स को यूक्रेन के टॉप अधिकारियों को पकड़ने या जान से मारने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी लड़ाकों की एंट्री से यूक्रेन संघर्ष का एक नया ठिकाना बनेगा और ये लड़ाई खाड़ी देशों की तरफ मुड़ जाएगी।